इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। 137 करोड़ रुपए का भूत फिर से एकनाथराव खड़से के पीछे, उनके परिवार के पीछे लग सकता है। इसका संकेत हाल ही में एबीपी माझा के एक प्रोग्राम में गिरीश महाजन, जो मंत्री हैं महाराष्ट्र राज्य के, जिनके बीच और एकनाथराव खड़से के बीच अक्सर तू मैं सामने से तो नहीं लेकिन हुआ ही करती है, उन्होंने दी है। तिथे कमिशनरच्या खाली आता खाली 2 कलेक्टर त्यांनी सगळी चौकशी केली, गुगल मॅपिंग केलं आणि त्यानंतर त्यांना 137 करोड दंड झाला आणि त्यामुळे मग तो कसा वाचवायचा, आता आपलं काय होईल, कसं होईल, आणि म्हणून त्याच्यामुळे ते फार भांबावले, अक्षरशः भांबावले. आणि म्हणून मग हे आपले सगळे कारनामे लपवाछपवासाठी वरती जाऊन 3-3दा वाचवा मी तुमच्याकडे येतो, एवढाच त्याचा प्रयास होता. त्याचा प्रयास तेवढाच होता आणि ते आल्यामुळे काही कोणी निवडून आले नाही. उलट ते नसते तर आमचे मत अजून वाढले असते. दरअसल एकनाथराव खड़से पहले बीजेपी में थे, फिर उन्होंने बीजेपी छोड़कर राष्ट्रवादी ज्वाइन कर ली। जब चुनाव आया तो अपनी बहू को सांसद बनाने के लिए उन्होंने कुछ दिनों के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस का त्याग किया, वो भी बस ऊपर से किया, ऐसा लोगों का कहना है। मी आमदार राष्ट्रवादीचा, म्हणजे सून भाजपा, ते तिकिटासाठी सगळीकडे फिरले बरोबर. जैसे ही बहू को अब जीत दिला दी गई है, बहू उनकी चुनकर आ गई है, तो अब वो फिर से राष्ट्रवादी की तरफ है और राष्ट्रवादी के मंच पर देखे जा रहे हैं। वो एकनाथराव खड़से कभी कहते हैं कि मैंने कभी बीजेपी को नहीं कहा कि मुझे आप बीजेपी में ले लीजिए, बीजेपी के नेताओं को कभी मैंने नहीं कहा कि बीजेपी में आप मुझे ले लीजिए। लेकिन दूसरी ओर उनकी बाइट्स में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने खुद कहा है कि मैंने रिक्वेस्ट की जेपी नड्डा से, मैंने रिक्वेस्ट की अमित शाह जी से कि आप मुझे बीजेपी में लो, और मेरा बीजेपी प्रवेश हो चुका है। जेपी नड्डा ने मेरे गले में मफलर डालकर विनोद तावड़े वगैरह के साथ में मुझे बीजेपी में प्रवेश करवा लिया गया है। अब कहते हैं कि मैं तो कभी बीजेपी में जाने के लिए मैंने कहा ही नहीं, मैं तो कभी, वो लोग आग्रही थे कि तुम आओ यहाँ पर, एकनाथराव खड़से जो हैं वो बीजेपी में जाएं, ऐसा वरिष्ठों का कहना था। विनंती मी भारतीय जनता पार्टीला केली होती। बाइट्स के टुकड़े मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या चीजें चलती है राजनीति में, किसका भरोसा करें ये कुछ समझ में नहीं आता है। और आप जब ये बाइट्स देखेंगे, एकनाथराव खड़से की बाइट दिखाता हूं मैं, गिरीश महाजन की भी बाइट्स दिखाता हूं, आप देखिए तो पता चलेगा कि एकनाथराव खड़से क्या कह रहे हैं। कभी कहते हैं कि मैं बीजेपी में जाना चाहता हूं, मैंने बीजेपी में से रिक्वेस्ट की है, कभी कहते हैं मैंने बीजेपी में कभी रिक्वेस्ट ही नहीं की, बीजेपी के लोग मुझे चाहते हैं, लेकिन अब मेरे लिए बीजेपी का विषय क्लोज हो गया है। मामला क्या है ये तो जनता को समझ ही रहा होगा। मैं फिर भी एक शॉर्टकट में चाहता हूं कि आप लोगों तक सारी चीजें पहुंच पाए, इसके लिए आपको दिखा रहा हूं। नेताओं के बात करने की, नेताओं के जो भाषण देने की या फिर एक दूसरे पर कमेंट करने का स्तर इतना नीचे गिर गया है जिस पर अब सुनने वालों को भी शर्म आएगी। देखिए रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करणार अशा स्वरूपाची विनंती मी भारतीय जनता पार्टीला केली होती। मी भाजपमध्ये मला प्रवेश द्या असं कधीही म्हटलं नव्हतं। भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करणार अशा स्वरूपाची विनंती मी भारतीय जनता पार्टीला केली होती। मला भाजपमध्ये या म्हणून आमंत्रण होते आणि ते कसे होते ते तुम्हाला माहिती नाही। माननीय शरद पवार साहेब आणि जयंतराव पाटील साहेब या दोघांनाच फक्त माहिती आहे। भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करावा असं माझं मत पूर्वीपासून होतं। विनंती मी भारतीय जनता पार्टीला केली होती। आणि नंतरच्या कालखंडामध्ये देश सरपंच झाला होता, त्या कालखंडामध्ये हा मतदारसंघ बदलवणं, हा मतदारसंघ भाजपला घेतला आणि भुसावळ मतदारसंघ शिवसेनेला दिला, म्हणून गिरीश महाराजांचा नंबर इथं लागला। पण हे विठ्ठल माझ्या पुण्यानं आता असं वाटते पाप केलं। ज्या माणसाला मोठं करण्याचा प्रयत्न केला, मला त्या कालखंडात 35 वर्षापूर्वी ज्यावेळेस तिकीट दिलं
पार्टीने, प्रमोद महाजनांनी त्या कालखंडात वाटलं की हा सद्ग्रस्त एका पेन्शनर शिक्षकाचा माणूस संस्कारामधला असेल, पण अलीकडचे वर्तणूक पाहिलं तर तुम्ही काय बोलणार, काय चालणार, कुठे दूध येतं, कुठं कुठं दूध येतं, याला दुधाशिवाय जमतच नाही. माहिती नाही किती ठिकाणी दूध काढलं याने. त्याकडे दारू प्यायलो का त्यांनी मला इतक्या वेळा आग्रह केला असेल, ते रोज प्यायचे, पण मी कधी घेतली का दारू त्यांच्याबरोबर? मी नाही घ्यायलो, कधी नाही घ्यालो. मी कधी प्यायलो नाही, मी कधी खाल्लं नाही, नॉनव्हेज खाल्लं नाही, मी सिगरेट नाही, तंबाखू नाही, टोबॅको नाही, मी चहासुद्धा माझ्या आयुष्यात आजपर्यंत प्यायलो नाही. एकेकाळी मुख्यमंत्र्याच्या रेसमधले असलेले खडसे साहेब, मी मुख्यमंत्री होणार, 7-7, 8-8 खाते सांभाळलेत त्यांनी त्यावेळेला, आणि त्यांची अशी अवस्था बघून आणि त्यांचं असं सगळं स्टेटमेंट बघून आम्हाला म्हणजे काय, आमच्याकडे लोकांना म्हणजे सगळ्यांना मोठा संभ्रम अवस्थेत आहेत की बाबा बोलता काय आहेत. म्हणजे तुम्ही आमदार इकडचे आहात, तिकडे जाऊन म्हणतात दिल्लीला जाऊन 4-5 वेळा खेटे घातले, शेवटी कोणी म्हणतात रुमाल घालून घेतला, बळजबरी घातला, कसा घातला त्यांचं त्यांना माहीत कसा घातला. वा रे वा, ग्रामविकास मंत्री तुमचं लक्ष आहे कुठे? कुठे लक्ष, कुठे लक्ष आहे? हां, जाऊ द्या, असे विषय नका काढू. आता जुनं झालं, पोरं मोठे झाले, नातू झाले. म्हणजे आपलं कोणाकडून काही वाकडं होत असेल ना, तर मग अश्लील त्याच्यावर आरोप करायचे, कमरेखालचे वार करायचे, हा त्यांचा धंदा आहे. आपण त्यांना काही ओळखतो? आपण त्यांना किती वर्षांनी ओळखतात ना, आपण काही ओळखत नाही का त्यांना? आणि माझ्याबद्दल तर अतिशय घाण बोलतात. आता बोलायला मलाही 4 गोष्टी आहेत, पण मला काही आहे ना, आपल्याला थोडीफार जनाची मनाची नसेल, जनाची असली पाहिजे आपल्याला. आपण सार्वजनिक ठिकाणी आपण काय बोलतो, इकडचे वर्तणूक पाहिलं तर तुम्ही काय बोलणार, काय चालणार, कुठे दूध येतं, कुठं कुठं दूध येतं, याला दुधाशिवाय जमतच नाही. माहिती नाही किती ठिकाणी दूध काढलं याने. नाही, त्यावेळेला त्यांचा खूप आग्रह होता मला पक्षात घ्या म्हणून. हातापाय पडत 4-4 वेळा दिल्लीलाच मुक्कामी होतो अशा परिस्थितीमध्ये, चालता येत नसताना दिल्लीला जाऊन मुक्काम करत बसले. तिथून फोन, तिथून फोटो बघा, अमित भाईबरोबर मी, नड्डाजींबरोबर मी, त्याचेच फोटो आहेत सगळे. आम्ही नाही काही केलं. अभी आपने देखा कि किस तरह से तू मैं चला करती है और एकनाथ खड़से किस तरह से अपना स्टेटमेंट बदलते हैं. 137 करोड़ रुपए का जो गौन खनिज का गबन हुआ था, जो गौन खनिज बेच दिया ऊपर निकालकर, उसके अंदर अभी की सांसद जो हैं रक्षा खड़से, उनका भी नाम है और सबसे ज्यादा हिस्सा उन्हीं के नाम पर है. चुनाव के पहले ये सारी चीजें सेटल कर दी गई थी, ऐसा लोग कहते हैं. चुनाव के पीछे जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्होंने इन सब चीज को रफा दफा कर दिया था, ये 137 करोड़ के मामले को. लेकिन एक चंद्रकांत पाटिल ने रफा दफा किया, तो दूसरा चंद्रकांत पाटिल जो मुक्ताई नगर के विधायक हैं, वो अभी भी खड़े हैं कि ये 137 करोड़ रुपए का मामला तो बाहर आना ही चाहिए और इतने पैसे उनको भरने चाहिए. देखना है कि ये 137 करोड़ रुपए जो हैं, ये गौन खनिज का मामला है, गौन खनिज की रॉयल्टी का मामला है. आम आदमी अगर एक ट्रैक्टर का कुछ इधर हेर फेर कर ले तो उसको लाखों रुपए की पेनल्टी लग जाती है. लेकिन अगर नेता मंडली ऐसा कुछ करते हैं, बड़े नेता ऐसा कुछ करते हैं, तो फिर क्या उन पर कार्रवाइयां होती है. ये पब्लिक के विश्वास की भी बात है. पब्लिक को विश्वास होना चाहिए, पब्लिक को पता चलना चाहिए कि जी हाँ, कानून सबके लिए एक है. लेकिन क्या कानून सबके लिए एक होगा? अभी अगर 137 करोड़ रुपए का मामला फिर से उठता है तो क्या पता फिर से पेनल्टी भरनी पड़े उन लोगों को. बीच में तो जब ये बात चली थी तो 137 करोड़ रुपए के मामले में सारी जायदाद और बहुत सारे प्रॉपर्टीज पर अंकुश लगा दिया गया था, उसको कब्जा करने की बात की जाने लगी थी. अचानक से सब कुछ रफा दफा तो हो गया था. देखना है आगे आगे होता क्या है. आगे आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 तारीख तक आचार संहिता लग जाएगी. आचार संहिता लगने के बाद अब जल्दी ही चुनाव होगा, और चुनाव जब आ रहा है तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप देखने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए पब्लिक तैयार रहे. जय हिंद. सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव. सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा. सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव.